आप सब इंदौर से हो ना? देखो हर्षिता कितना फेमस हो गया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता दवे है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूँ और मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। कुल मिला के हर्षिता उन बच्चों में थी जिनको लेके दूसरों के घरों में ताने मारे जाते थे। आपका लक्ष्य सही हो तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और एक दिन ज़रूर मिलेगी, चाहे समय लग जाए, लेकिन एक दिन आएगा जो आपकी ज़िंदगी परिवर्तित कर देगा। 24 के मेंस के 1 से 2 हफ्ते पहले पापा को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। उस दौर में हम एंग्जाइटी मेंस की कैसी होती है, मुझे लगता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है किस प्रकार की एंग्जाइटी होती है। दोस्तों का चयन सोच समझ कर कीजिए, अच्छा ग्रुप बनाइए, क्योंकि अच्छा ग्रुप होगा तो अच्छा परिणाम होगा और पूरे ग्रुप का एक साथ अच्छा परिणाम। बहुत बढ़िया। स्वामी प्रेमानंद को बहुत लोग सुनते होंगे, उनके प्रवचन मैं सभी को यही सजेस्ट कर रही हूँ कि उनके प्रवचन सुनिए। कभी भी डीमोटिवेशन हो तो इस तरह के कुछ 1-2 मिनट के वीडियोस आप देख सकते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी आए। तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, दिल जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। क्या जोश है आज? मुझे तो ये बोला गया था कि इंदौर के बच्चे थोड़ा कम जोश दिखाते हैं। आप सब इंदौर से हो ना? क्या बात है यार, आप सबकी एनर्जी देख के तो मेरे में मोटिवेशन आ गया। आज देखो बहुत बढ़िया दिन है। आज पीसीएस का रिजल्ट अभी हाल ही में आया, तो बहुत सारे जो टॉपर्स हैं यहां पर आज आपसे मिलने के लिए आए हैं और वो देखो बहुत जबरदस्त अपनी अपनी जर्नी से आपके साथ में शेयर करेंगे। मैंने देखो हर एक टॉपर से मुलाकात की, हर एक टॉपर से मैं मिला और देखो सबकी जर्नीज बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हैं। एक तरफ देखो रैंक 5 है हर्षिता, जिन्होंने देखो अपने दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया और बिल्कुल 23 की एज में। दूसरी तरफ देखो ऐसे भी टॉपर्स हैं, आप मानोगे नहीं, जिन्होंने 6-7 बार इंटरव्यू दिए, ऐसे भी टॉपर्स हैं। तो आज देखो आपको ना यूं मान के चलो, इतना उनका एक्सपीरियंस मिलने वाला है, इतना एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप इनकी गलतियों से सीखोगे, इनकी जर्नी से इंस्पायर होंगे। ना सिर्फ देखो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, बल्कि देखो मतलब आपको ऐसी चीजें आज जानने को मिलेंगी जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन होगा और जब भी आप अटेम्प्ट लेने वाले हो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों। देखो हर्षिता के बारे में अभी तक आप सब लोग जान गए होंगे, यस और नो? देखो हर्षिता कितना फेमस हो गया। देखो हर्षिता की एज बहुत कम है, 23 में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया पीसीएस का और दूसरा इनका अटेम्प्ट था। और हर्षिता से देखो अभी मैं बात कर रहा था और लेकिन मैं चाहता हूं कि हर्षिता आप खुद एस्पायरेंट से एक बार अपनी जर्नी शेयर करो, फिर बातों बातों में हम बहुत कुछ ऐसा आज एस्पायरेंट को बताएंगे जिनसे उनको फायदा हो। कैसी आपकी जर्नी रही, एक बार आप बच्चों के साथ में शेयर कर सको। जी सर, सभी को नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता दवे है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूँ और मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। जर्नी की अगर बात करूं तो शुरुआत 11th क्लास से हुई थी। मेरी मैम ने कहा था कि तुम्हें प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो तभी से था, लेकिन औपचारिक रूप से जैसे हम तैयारी कहते हैं, पढ़ाई प्रारंभ मैंने की जब मेरा ग्रेजुएशन का 2nd ईयर खत्म हुआ। 2nd ईयर में मैंने तैयारी प्रारंभ की और जब 1 साल का समय था और मेरा पहला अटेम्प्ट 2023 का था,
उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, कुछ कमियां थी स्वाभाविक रूप से। उन कमियों पर मैंने काम किया और 2024 का परिणाम आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको एक चीज पता है, हर्षिता ने 2.5 साल की एज में डिबेट करना स्टार्ट कर दिया था। हर्षिता, इतनी क्या जल्दी थी? सर को ये किस्सा मैं अभी सुना रही थी। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कार्यशाला थी, उसमें राष्ट्रबंधु जी ने पूछा कि कोई बच्चा है जो मंच पर आकर कविता सुनाना चाहेगा। और मेरी मम्मी ये किस्सा मुझे बताती हैं कि मैं 2.5 साल की थी, छोटी सी थी, ज़्यादा समझ नहीं थी। अचानक से हाथ खड़ा कर दिया था कि मैं मंच पर आकर बोलूँगी, और वो पहला मौका था जब मैं मंच से जुड़ी। धीरे धीरे बोलने की आदत बनती गई। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, कविता कहो, कहानी कहो, धीरे धीरे मंच पर बोलती गई। और जब 7th क्लास में थी तब मैंने डिबेटिंग प्रारंभ की। डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो, भाषण प्रतियोगिता हो, और कॉलेज में आने के बाद तो और भी बेहतर अवसर मिले। AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक युवा उत्सव का आयोजन करती है। युवा उत्सव में मैंने 2 विधाओं में, वाद विवाद और भाषण, दोनों विधाओं में एक ही साल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और छात्र संसद में, और इसके साथ ही छात्र संसद, पहली महिला छात्र संसद में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव में मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है 2023 में। देखो, कुल मिला के हर्षिता उन बच्चों में थी जिनको लेके दूसरों के घरों में ताने मारे जाते थे कि हर्षिता तो सब कुछ करती है, तुम क्यों नहीं करते, है ना? सर, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। रिश्तेदारों को लेकर अक्सर एक मिथक चलता है कि रिश्तेदार बहुत टॉन्ट मारते हैं और उनके टॉन्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। मेरा अनुभव थोड़ा अलग रहा है। मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार सभी बहुत सपोर्टिव थे। और हम कहते हैं ना, मुख में एक बार माता सरस्वती विराजित होती है। और मेरे न जाने कितने रिश्तेदारों ने मुझे कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो न जाने किस समय किस व्यक्ति के मुख पर माता सरस्वती विराजित हो गई और उनका कहा सच हो गया और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो रिश्तेदार हमेशा नेगेटिव हो, ये ज़रूरी नहीं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या बदल गया सिलेक्शन के बाद? जब से सिलेक्शन की न्यूज़ आई है उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, जब रिज़ल्ट आया उसके पहले मैं 25 की मेंस की तैयारी कर रही थी। बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तब हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता है कि ये तैयारी हमें किस मोड़ पर लाकर छोड़ेगी और किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। बहुत खूबसूरत सफ़र होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि PSC की तैयारी आपको पद दे या ना दे, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान ज़रूर बनाएगी। क्योंकि मुझ में मैंने बहुत परिवर्तन देखे हैं। हम जब PSC की तैयारी शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं अनुशासन की, कंसिस्टेंसी की, हर चीज़ की समस्या होती है। कुछ लोग बहुत सामाजिक होते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि कैसे समाज को छोड़कर अपने आप को एक टेबल में हमें समेट लेना है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही था। 4 दिन में 1 दिन ऐसा नहीं होता था जब मैं मंच पर नहीं बोलती थी। लेकिन मैंने अपने आप को उन 2 सालों के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित करके अपने आप को उस टेबल और बुक्स में समेट लिया था। और उसी का परिणाम था कि जब लक्ष्य आपके सामने हो, जब आपके पास सही रणनीति हो, जब आपके पास सही दिशा हो और सही मार्गदर्शक हो और आपका लक्ष्य सही हो, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और एक दिन ज़रूर मिलेगी, चाहे समय लग जाए, लेकिन एक दिन आएगा जो आपकी ज़िंदगी परिवर्तित कर देगा। क्योंकि हमारी तैयारी कई सालों की होती है। 2 साल की मेरी मेहनत थी और 1 सेकेंड के उस नाम ने, हर्षिता दवे, जब रिजल्ट में नाम देखा तो मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी मुझे हुई। और ना सिर्फ मुझे बल्कि क्या था, मतलब जब रिजल्ट आया तो पहला रिएक्शन आपका कैसा था? क्या कर रहे थे आप उस टाइम पे? मैं पढ़ाई कर रही थी, 25 की मेंस थी तो पढ़ाई कर रही थी और एकदम से कॉल्स पे कॉल्स आने लगे। और मेरे सहपाठी का ही मुझे कॉल आया कि तुम डेप्यूटी कलेक्टर बन गई हो। तो मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे अचानक हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। मैं ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी दादी मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गई। और हमारे तवे पे रोटी जल गई। मम्मी वहीं रोटी छोड़कर भाग कर आई। और मैंने पापा को कॉल किया, भैया को कॉल किया, सभी लोग बहुत खुश थे। और जो वातावरण होता है वो सचमुच दिव्य स्वप्न लगता है। आपको समय ही नहीं मिलता कि कैसे आप इतनी सारी खुशियाँ एक साथ अपनी झोली में समेट लें।
मुझे रोने तक का समय नहीं मिला। हम कहते हैं रिजल्ट को देखने के बाद खुशी के आंसू आंखों में आ जाते हैं, लेकिन मुझे रोने का भी समय नहीं मिला। और पहली बार मेरी आंखों में आंसू तब आए जब मैं भंवरकू आई और मैंने लाखों बच्चों को एक साथ देखा, तो मुझे समझ आया कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरी मेहनत है कि उन लाखों बच्चों में से आज मैं एक हूँ। डेप्यूटी कलेक्टर का सपना जो हर व्यक्ति देखता है, जो इंदौर कई सारे सपने लेकर आता है, सबके अपने संघर्ष होते हैं। किसी के व्यक्तिगत संघर्ष हैं, किसी के मानसिक संघर्ष हैं, किसी के पारिवारिक संघर्ष हैं, स्वास्थ्य के संघर्ष हैं, आर्थिक संघर्ष हैं, कई प्रकार के संघर्ष हैं। कुछ सफलता के बाद संघर्ष की कहानी भी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में उस दौर से गुजरे हैं वो जानते हैं कि हमें क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और उन लाखों बच्चों को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि जो मौका मुझे मिला है, मुझे इसका उपयोग अब समाज के लिए करना है। मुझे अब समाज के लिए कुछ काम करना है, क्योंकि लक्ष्य मेरा डेप्यूटी कलेक्टर नहीं है। डेप्यूटी कलेक्टर तो एक पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी से होते हुए मुझे समाज तक पहुंचना है। अधिकारी तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन वास्तव में प्रशासन में उन लोगों की ज़रूरत है जो लोगों की समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान कर सकें। तो वो मेरा लक्ष्य है। क्या सर यहाँ पर संघर्ष की बात हो रही थी, और अभी आप अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, और इन्होंने अभी इतनी संघर्षपूर्ण बात बताई थी फादर के लिए। मैं चाहूँगा एक बार आप शेयर करें उसको, कि आप जब मेंस का टाइम था तो फादर का कैसा रोल रहा और उस टाइम पर क्या किया उन्होंने आपके लिए। जैसा मैंने अपने सभी इंटरव्यू में बताया, मैं सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई अपने परिवार से हूँ और परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरे पापा ने हमेशा मुझे सिखाया है कि संतुष्टि मायने रखती है, चाहे पद मिले न मिले, सकारात्मकता, संतुष्टि और संतुलन मैंने अपने पापा से सीखा है। और मेंस की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद 3 से 4 महीने हम पूरी तरह से लग जाते हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता होता कि उस अंतिम समय में जब मेंस आएगी तब किस प्रकार की परिस्थिति बन जाए। मैं बहुत अच्छे से 24 के मेंस की तैयारी कर रही थी, लेकिन 24 के मेंस के 1 से 2 हफ्ते पहले पापा को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। लिवर इन्फेक्शन की वजह से, पापा बहुत प्रवास करते हैं तो खाने पीने की वजह से, शायद बाहर का खाना खाने की वजह से लिवर इन्फेक्शन हो गया था। और उस दौर में हम एंग्जाइटी मेंस की कैसी होती है, मुझे लगता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है किस प्रकार की एंग्जाइटी होती है। और उस एंग्जाइटी के साथ साथ जब आपको किसी दूसरी परिस्थिति का भी सामना करना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पापा 20 तारीख को स्पेशली 21 से मेंस शुरू होने वाली थी और पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सिर्फ इसलिए आए थे कि मेरे मेंस के 6 दिन मुझे किसी और प्रकार की टेंशन न लेनी पड़े, मेरा पूरा फोकस अपने मेंस पर हो। और 20 तारीख को जब पापा घर आए तो अलग एनर्जी थी। 21 से परीक्षा प्रारंभ हुई और बहुत अच्छे पेपर रहे मेंस के। तो ये वो मैं सर को सुना रही थी। थैंक यू। और पता है एक चीज़, बल्कि हर्षिता आप आए उससे पहले मैं यही बात कर रहा था बच्चों से कि देखो, जब एक लड़की सिलेक्ट होती है ना, आप सिलेक्ट हुए, आपने ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में कितने सारी लड़कियों के घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं कि उनको भी मौका मिले तैयारी करने का। तो ऐसे लोग जिनकी सोच आज भी ये है कि मतलब लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, लड़कियों को क्यों तैयारी करवाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज आप देना चाहोगे आज? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, प्रशासन हो, राजनीति हो, व्यवसाय हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में लड़कियां ये सिद्ध कर रही हैं कि अब उनके त्रिनेत्र खुल चुका है। जो माथे के पीछे जो बिंदिया है उसके पीछे छिपा त्रिनेत्र खुल चुका है और हर मोड़ पर वो ये सिद्ध कर रही हैं कि कैसे वो कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है। मैं बहुत नारीवादी बातें नहीं करूंगी, लड़के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। लड़कों का अपना संघर्ष है, लड़कों के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं, और लड़कियों के ऊपर जो दबाव है वो लड़के तो बच्चे कह रहे हैं कि और लड़कों का क्या संघर्ष, आप बोलो। लड़कियों पर अक्सर लड़कियां बताती हैं कि कई सारे पारिवारिक दबाव होते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा था कि मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन लड़कियों के साथ खास तौर पर जो गांव से लड़कियां आती हैं, बहुत संघर्ष होते हैं, उनके अपने संघर्ष होते हैं, किन परिस्थितियों में वो रहती हैं। भंवरकू और भोलाराम के जो घर हैं, जो गलियां हैं, उससे हम सभी वाकिफ़ हैं कि किन तरह का दबाव होता है, शादी को लेकर दबाव होता है, पढ़ाई के लिए खर्चे को लेकर दबाव होता है। उन दबाव के बीच अगर आप सभी यहाँ पर बैठे हैं तो आप सभी अपने आप में विनर हैं
और आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि ये जो पीएससी की यात्रा है ये केवल आपके जीवन का एक छोटा सा भाग है, ये आपका पूरा जीवन नहीं है। ये सिद्ध नहीं करता कि आप जीवन में फेलियर हैं या आप सफल हैं, क्योंकि आपके पास आप ये कौशल होना चाहिए, आपके पास एक कला है कि अगर पीएससी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। आपका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है या आप भी नहीं जानते। ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच कर रखा है और आप इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक दिन सिलेक्ट होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है आज हर्षिता के मुख पे सरस्वती जी बैठी हैं, सबका सिलेक्शन होगा आज। अच्छा हर्षिता, आप बता रहे थे कि तैयारी के दौरान मतलब दोस्तों का रोल भी बहुत बड़ा होता है। आप बता रहे थे कि दोस्त के बारे में जिनके साथ मिलके आपने तैयारी की, किस प्रकार से उस दोस्ती ने हेल्प की, अगर कुछ बता सकें। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं ग्रुप बनाते तो हैं लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए ग्रुप बना लेते हैं। तो आप कुछ बता सको कि मतलब ग्रुप में कैसे बढ़िया ढंग से पढ़ाई की जा सकती है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, दोस्तों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी सफलता में, क्योंकि जिस तरह के दोस्त आप बनाते हैं उसी तरह का लक्ष्य, उसी तरह की दिशा आपको पढ़ाई में मिलती है। तो बहुत सोच समझकर अपने ग्रुप का चयन करें। ग्रुप स्टडीज़ बहुत लाभदायक है अगर आप उसमें एकाग्र रह सकते हैं तो, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं अकेले ही पढ़ाई करती थी, ग्रुप स्टडी मैं नहीं करती थी। लेकिन समय समय पर अपने दोस्तों से मैं सीखती थी कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट में वो कैसे मुझसे बेहतर कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, उनसे मैं सीखती थी, उनकी कॉपीज़ देखती थी, वो किस तरह से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। कभी कभी हम भी कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो उससे हमें सीखने को मिलता है कि ये गलती हमें नहीं करनी है। या जो लोग बहुत अनुभवी हैं, कई लोग हैं जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल वालों को शायद उतना अनुभव नहीं हो जितना 5 से 6 सालों में अनुभव हो जाता है पीएससी का, उन लोगों को काफ़ी अनुभव होता है। तो उनसे मैं पूछती थी कि कौन सी गलतियां हो रही हैं, कौन सी रणनीतिक भूल हो रही है जिसकी वजह से समय लग जाता है। तो उस रणनीति पर मैंने काम किया, क्योंकि नियोजन यदि सही होगा तो परिणाम सकारात्मक होगा। तो मैंने सबसे पहले सभी को यही सलाह दी कि स्ट्रैटेजी पर काम कीजिए, अपने दोस्तों के साथ स्ट्रैटेजी बनाइए। उन्होंने कौन सी भूल की है उसे आप मत कीजिए, उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर आप काम कीजिए। ग्रुप स्टडीज़ आपको हेल्प करती हैं तो ग्रुप स्टडीज़ कीजिए। इसके अलावा आप अकेले पढ़ सकते हैं तो अकेले पढ़िए, उनकी आपको जहाँ हेल्प लगती है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर कई सारे लोग, मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पर लोकलाइट नहीं है, इंदौर से ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं। तो आपके लिए जो परिवार का काम है वो आपके दोस्त करते हैं, क्योंकि जब जब आपको ज़रूरत होती है तब आपके दोस्त आपके साथ खड़े होते हैं। तो दोस्तों का चयन सोच समझ कर कीजिए, अच्छा ग्रुप बनाइए, क्योंकि अच्छा ग्रुप होगा तो अच्छा परिणाम होगा और पूरे ग्रुप का एक साथ अच्छा परिणाम होगा। बहुत बढ़िया। देखो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अंकिता ने डिबेट में इतने सारे गोल्ड मेडल्स क्यों जीत रखे हैं। आ गया या नहीं आया? ठीक है अंकिता, आप हर्षिता सर। हर्षिता, अभी अंकिता भी शायद एक टॉपर थी, उनसे हम मिले थे। चलो वो छोड़िए, आज हर्षिता एक चीज, आज आप इस क्वेश्चन को ना सेटल डाउन कर ही दीजिए कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। और ना जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन इवन टीचर से भी यही पूछा जाता है कि सर कितने घंटे पढ़ना है। तो आपने कितने घंटे तैयारी की, मतलब एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते थे? मुझे लगता है कि स्टडी आवर्स मायने नहीं रखते, ये व्यक्तिगत मत है। कोई 16 घंटे में भी बहुत कुछ नहीं कर पाता और कोई 5 घंटे में भी बहुत कुछ कर लेता है। तो मैं भ्रांति नहीं फैलाना चाहूँगी कि इतने घंटे आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या इतने घंटे आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है। प्रोडक्टिव स्टडी कीजिए, जितना पढ़ें अच्छा पढ़ें, एकाग्रता के साथ पढ़ें। मेरा एवरेज बताऊं तो मैं 10 से 12 घंटे एवरेज पढ़ती थी। जब प्रीलिम्स के पहले या कोई एग्जाम हो तो ज़्यादा भी पढ़ जाता है और कम भी हो जाता है, मत कीजिए, कम भी हो जाता है। तो अभी जैसे अच्छा एक बात बताओ, सिलेक्शन के लिए 10-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने जैसा बताया क्वांटिटी मायने नहीं रखती। मैं 10-12 घंटे में शायद उतना कर रही हूँ जितना कोई और यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्रिलियंट हो कि वो 4 घंटे में कवर कर ले। एग्जैक्टली। तो क्वांटिटी मायने नहीं रखती, जो पढ़ें अच्छा पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। बहुत बढ़िया। तो अच्छा एक चीज बताओ, न्यूज़पेपर्स में ये क्यों वायरल हो रहा है कि हर्षिता 13-14 घंटे एक दिन में पढ़ती थी? किसने फैलाया है? वो मसाला कौन फैलाता है मैं भी नहीं जानती। अभी
हो रहा है। मेरी एक रील आप सबने देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं वो रील 2 से 3 साल पुरानी है। 2 साल पुरानी है, जब मैंने तैयारी शुरू नहीं की थी। मैं फर्स्ट ईयर में थी, छोटी थी, शौक था मिमिक्री का और उसने मुझे बहुत हेल्प किया। वक्तृत्व कला का शौक था, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तैयारी के दौरान हम रील बना रहे थे। तैयारी कैसे की है ये हम भी जानते हैं। इसीलिए संघर्ष है, मेहनत है, लगन है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का लाभ भी है। ये बिल्कुल मुझे निबंध में बहुत लाभ मेरा मेरे बोलने का, एक ना एक टॉपिक मिल जाता था जो मेरे भाषण का होता था। हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी, तो उसका लाभ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का लाभ है। और जो कुछ मसाला चल रहा है 13 घंटे, वो मुझे भी नहीं पता लेकिन वास्तविकता यही है कि 10 से 12 घंटे मेरा एवरेज स्टडी टाइम था। हर टॉपर का अलग टाइम होता है, हर व्यक्ति का अलग टाइम होता है। मैंने जैसा कहा, घंटे मायने नहीं रखते, आप क्या पढ़ रहे हैं वो मायने रखता है। और देखो एक चीज, बल्कि मैं हर्षिता को यही बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो इनकी जो ये कला है ना एक्टिंग करने की, आप इसे मिमिक्री बोल लीजिए, एक्टिंग बोल लीजिए, बल्कि देखो ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन 14 घंटे 13 घंटे पढ़ते ही रहोगे। कुछ ना कुछ हॉबी भी आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि देखो तैयारी की जो जर्नी है ना कई बार लंबी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके बैठ जाओ कमरे में, नहीं, दोस्तों के साथ आप कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताते हो तो बढ़िया है, बल्कि इससे तैयारी और ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मोमेंट ही चल रहा है, ठीक है। और हर्षिता एक चीज देखो, लाइफ में ना कई बार, जैसे आज ना बहुत सारे टॉपर्स हैं, मनोज से मैं मिला, सामने बैठे हैं, मतलब इन्होंने 7 इंटरव्यूज दिए, 7 दिए ना, 7 इंटरव्यूज इन्होंने दिए। तो कई बार देखो तैयारी के दौरान ना ऐसे क्षण आते हैं, बहुत डिमोटिवेशन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यार मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बाद वाले अटेम्प्ट में आता है, इवन कई तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी हम देते हैं ना, तब से सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है कि मतलब इतने सारे लोग हैं, इतना सारा सिलेबस है, क्या हमारा हो पाएगा। तो जब ऐसे सेल्फ डाउट आते हैं, डिमोटिवेशन महसूस होता है, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है कि एक ही एफिशिएंसी के साथ, उसी दक्षता के साथ ये पूरा सफ़र इसी तरह चलता रहेगा। कई समय ऐसे आते हैं जब डिमोटिवेशन भी होता है, कई समय ऐसे आते हैं जब हम बहुत उत्साही भी हो जाते हैं, जब रिजल्ट सकारात्मक आता है। 23 का मेंस मेरा भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, मैंने भी उस दौर का अनुभव किया है। नहीं लगता है कभी कभी पढ़ने में मन, डिमोटिवेशन होता है, लेकिन ऐसे समय में सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने परिवार से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, क्योंकि कई बार हम अपने आप को वो सुझाव नहीं दे पाते जो हमारे परिवार हमें दे देते हैं। सफलता के दौर में सभी आपके साथ हैं, लेकिन असफलता के दौर में कोई आपको ये यकीन दिलाएगा कि आप कर सकते हैं तो वो केवल आपका परिवार है। तो ऐसे में जब भी आपको डिमोटिवेशन हो, कोशिश करें कि अपनी बातों को किसी के साथ साझा करें। और हमारे तकनीकी युग में तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं। स्वामी प्रेमानंद को बहुत लोग सुनते होंगे, उनके प्रवचन, मैं सभी को यही सजेस्ट कर रही हूँ कि उनके प्रवचन सुनिए। कभी भी डिमोटिवेशन हो तो इस तरह के कुछ 1-2 मिनट के वीडियोस आप देख सकते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी आए। और जैसा मैंने बताया कि जीवन का एक भाग है, ये दिमाग में लेकर चलिए, ये परीक्षा तय नहीं करती कि आप जीवन में सफल हैं या नहीं। बहुत ही सही बात बोली। अच्छा एक चीज और, वैसे तो आपका देखो दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स भी मौजूद हैं जिनका बहुत जल्द फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो आप कुछ बता सके कि उनको क्या गलतियाँ नहीं करनी है ताकि उनका टाइम सेव हो? जी, जो अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनको मेरा यही सुझाव है कि यदि आपके पास 1 से 2 साल का समय है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने पर काम कीजिए। आपको इस समय उसकी अहमियत समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मेंस के वो 6 दिन होंगे, जब आपको कुछ घंटों में पूरा महासागर कवर करना होता है, एक पूरा पेपर कवर करना होता है, तब बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इतनी सारी बुक्स को एक ही दिन में पलट सकें। ऐसे में अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, एक पेपर अगर 200 से 300 पेजेस में भी आप बना लेते हैं, तो वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे और जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उन कीवर्ड्स से आंसर अपने आप क्रिएट होंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। एक गलती जो अक्सर करते हैं, मैंने भी 2023 के अटेम्प्ट में की थी, प्रीलिम्स पहले मत पढ़िए, पहले मेंस पढ़िए। प्रीलिम्स 2 से 3 महीने में कवर किया जा सकता है, लेकिन मेंस बहुत बड़ा है,
मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, मेंस का अप्रोच प्रीलिम्स से बहुत अलग है। तो अगर आप मेंस पढ़ेंगे तो आपके प्रीलिम्स के मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। अगर आपको प्रीलिम्स को लेकर डाउट है तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस, कुछ कॉमन टॉपिक्स निकाल लीजिए जिन्हें आप प्रीलिम्स में भी पढ़ सकते हैं और मेंस में भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ कॉमन टॉपिक्स पर काम कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग कीजिए, और जब प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आए तो फिर प्रीलिम्स में लग जाइए। तब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। हर यूनिट के क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। प्रीलिम्स जो कि फैक्चुअल है तो कोशिश करें कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार हो। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपके दिमाग में वो स्थिर होता जाएगा, वो फैक्ट स्थिर होता जाएगा। एक बार पढ़ने से फैक्ट्स याद नहीं होते बहुत लोगों को। तो कोशिश कीजिए कि सोर्सेस लिमिटेड रखिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मेंस पर फोकस कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आए तो प्रीलिम्स में लग जाइए। जब मेंस क्वालिफाई हो जाए तो व्यक्तित्व पर काम कीजिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। बहुत बढ़िया। तो हर्षिता, बस एक दो क्वेश्चन और हैं, फिर हम आगे टॉपर से बात करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप अभी जैसे डिप्टी कलेक्टर बन गए हो, मतलब सर्विस ज्वाइन नहीं की, तो आप किस एरिया में काम करना चाहते हो? कि मतलब देखो, मन में आता है ना कि मुझे इस एरिया में जरूर इंप्रूवमेंट लेके आना है। जी सर, जैसा मैंने बताया, मेरा लक्ष्य अब शुरू होगा। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं समाज के लोगों की समस्याओं को समझ सकूं, उन्हें सुलझा सकूं। योजनाएं बहुत सारी चलाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो, प्रशासन में जो नैतिकता है वो बनी रहे, साथ ही समावेशी विकास सुनिश्चित हो। जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ लाभार्थी तक पहुंचे, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अंत्योदय हम पढ़ते हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक यदि लाभ पहुंचेगा तो मुझे लगता है समाज का विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी काम करने में रुचि है कि शिक्षा में अगर विकास होगा, लोग यदि शिक्षित होंगे तो सशक्त होंगे, सशक्त होंगे तो सक्षम होंगे। तो मेरा यही मंत्र है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आंसर राइटिंग आप डेली करते थे? सर, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती थी। 17 मिनट का हमारी मैम ने बताया था कि 17 मिनट का आप टारगेट लीजिए और घर पर आंसर राइटिंग कीजिए। लेकिन अगर कोई घर पर अनुशासित नहीं रह सकता तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि कई बार हम घर पर लिखने में उतने मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं कि किससे कंपटीशन है, लेकिन टेस्ट में कंपटीशन होती है, एक माहौल होता है और आपको आपकी कमियां भी पता लगती हैं कि आप टाइम पर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं पेपर। तो स्पीड मेंटेन होती है, कमियां पता लगती हैं, आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होती है, साथ ही कंपटीशन होती है टेस्ट सीरीज में, तो आपको पता लगता है कि आप कहां पर हैं। लेकिन मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स को मैं ये भी यहां पर उल्लेख करना चाहूँगी कि ये लहर की तरह है, कभी आप टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाएंगे, कभी 20th रैंक पर भी आ जाएंगे। तो वो मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि आप मेंस में कैसा करेंगे, बस कमियों पर काम करते रहिए। जो भी कमी आपको बताई जा रही है, अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे सुधार की ज़रूरत है, आंसर राइटिंग बहुत मायने रखती है। घर पर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप घर पर आंसर राइटिंग कीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है टेस्ट की तो टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन आंसर राइटिंग के बिना मेंस निकलना मुश्किल है। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग करोगे ना? और हर्षिता, एक क्वेश्चन जो मेरे से ना हर बार पूछा जाता है, मतलब इंदौर की बात नहीं है, मैं करोल बाग चला जाऊं, मुखर्जी नगर चला जाऊं, पटना चला जाऊं, बच्चों को ना सबसे ज्यादा दिक्कत आती है रिवीजन में। रिवीजन के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की? रिवीजन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके सोर्सेज लिमिटेड होंगे, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। एक दिन में आप 2 से 3 यूनिट भी रिवाइज कर पाएंगे, 4-5 यूनिट भी कर पाएंगे अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। अभी आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स के साथ ये भी पॉसिबल है। तो आप कोशिश कीजिए कि कीवर्ड्स लिखिए। और रिवीजन के लिए आप अगर मेंस आपने 1 यूनिट, अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि आप कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। तो कुछ टुकड़ों में विभाजित कर लीजिए कि आज मुझे 1 यूनिट करनी है, इस 1 यूनिट का इतने टॉपिक्स आज मुझे करने हैं। चाहे तो आप टाइम टेबल बनाइए कि 1 यूनिट मेरी हो गई है तो अगले दिन मैं इसको रिवाइज करूंगा। अगर अगले ही दिन रिवाइज करते हैं तो वो फिर लगता है कि रिवीजन नहीं है। कुछ टाइम भी आप दे सकते हैं, ताकि कुछ टाइम हो जाता है तो हमारे दिमाग से बातें निकल जाती हैं, तो वापस से वो बातें आपके दिमाग में आएंगी। और 4 से 5 बार भी अगर आप मेंस का रिवीजन कर लेते हैं तो वो काफ़ी है, और वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। 4 से 5 बार भी पॉसिबल है, उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है अगर आप प्रोडक्टिव स्टडी करते हैं तो मेरा सुझाव यही है कि जो पढ़ें उसे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हमारा दिमाग एआई नहीं है कि एक बार पढ़ के हम उसे स्कैन कर लेंगे। बहुत ज़रूरत होती है कि आप रिवाइज करते रहें, जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करते रहें। लास्ट क्वेश्चन है हर्षिता आपसे। आपने बहुत बढ़िया ढंग से बच्चों को गाइड किया है।
लास्ट क्वेश्चन ये है, ट्रेनिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी? सर इसके बारे में मुझे भी जानकारी लेनी है। मैं जो पूर्ववर्ती डेप्यूटी कलेक्टर हैं बिल्कुल उनसे इस बारे में पूछूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि ट्रेनिंग का जो समय है वो बहुत खूबसूरत होता है, स्वर्णिम समय होता है, क्योंकि इसके बाद हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो व्यक्तित्व हमने गढ़ा है उसमें सुधार होता है। ट्रेनिंग के दिनों में बहुत गलतियां हम करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है, बहुत अनुभवी लोगों से मिलना होता है। तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ट्रेनिंग शुरू हो और कब मुझे इतना अच्छा समय जीने को मिले। और ट्रेनिंग से जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और अभी तो बीच में जो एक गैप है 2 महीने का, 3 महीने का, क्या क्या आपने प्लान कर रखा है? एक्चुअल में जब तैयारी करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ना हम सोच के रखते हैं कि यार अभी मैं ये नहीं करूंगा, ये एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद करूंगा। कहीं घूमने के लिए जाना है, नहीं यार अभी नहीं जाऊंगा, एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद। तो कौन कौन से ऐसे सेक्रीफाइसेस आपने किए या फिर चीजें प्लान की आप करने वाले हो आने वाले 2-3 महीनों में? सर सच बताऊं तो मुझे समय ही नहीं मिला है कि मैं प्लानिंग करूं। मैं लगातार 5 दिनों से बोल ही रही हूं, न ठीक से खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं, बस बोल ही रहे हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो पहले मैं खुद के लिए समय निकालूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से सोचूंगी कि मुझे क्या करना है इन 3 दिनों में। अभी फ़िलहाल मैं इस समय को जीना चाहती हूँ क्योंकि वर्तमान में जीना बहुत ज़रूरी है। आगे जो होगा वो मैं आगे सोचूंगी। अभी मेरा ध्यान बस इसी सफलता को मैं अच्छे से जी सकूँ, जो वर्तमान है उस पर फोकस करूँ। बहुत ही जबरदस्त हर्षिता, बहुत बढ़िया आपने गाइड किया बच्चों को। और हर्षिता कह रही है कि मैं 5 दिनों से लगातार बोल रही हूं, इसलिए मैं आपसे और क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं। तो हर्षिता बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने पूरे इंदौर का, पूरे मध्य प्रदेश का, इवन पूरे भारत का नाम रोशन किया है। बहुत बढ़िया। आप बैठिए।